कैसे हैं आप लोग? अभी लेटेस्ट एक मूवी चल रही है धुरंधर, सभी ने देखी होगी, सभी ने उसके बारे में सुना होगा। और अभी मैं जब कपिल जी की टेस्टिमनी वीडियो एवी देख रहा था तो देख रहा था कपिल जी के रिजेक्शंस आ रहे थे। शुरुआत में देखा आपने जब रिजेक्शंस आ रहे थे, उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया उस वीडियो में, ओमवीर जी ने ज्वाइन किया और वो काफिला बड़ा होता चला गया। तो उस वीडियो से आज मूवी का एक डायलॉग याद आ गया जो हाल फिलहाल में चल रही है। वो कपिल जी के लिए है, मेरे लिए है, आप सब जो डायमंड बनना चाहते हैं, जिंदगी में अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो वो डायलॉग इस तरीके से, घायल हूं इसीलिए घातक हूं, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। जितना घायल किया उतना घातक बन के एक डायमंड सामने आया कपिल ठाकुर जी। एक बार जोरदार तालियां कपिल जी के लिए। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उस परम परमात्मा का धन्यवाद और शुक्राना करते हैं कि जिन्होंने हमको सृष्टि दिखाई। आज मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये ऑडिटोरियम देख पा रहा हूँ, जो कुछ देख पा रहा हूँ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑलमाइटी, हमारे भगवान के कारण हो रहा है। उसके बाद उन्होंने मेरे माता पिता को जन्म दिया और माता पिता के माध्यम से मैंने जन्म लिया, तो अपने माता पिता का शुक्राना अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद ज़िंदगी को नई दिशा देने के लिए मैंने नेवी की नौकरी ज्वाइन की, इसलिए मैं अपनी डिफेंस इंडियन नेवी को सल्यूट करना चाहता हूं। एक बार जोरदार ताली हमारी भारतीय नौसेना के लिए। उस नौसेना ने सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाया, उस भारतीय नौसेना ने जिंदगी जीना सिखाया है। जिंदगी कैसे जी जाती है उन्होंने ये सिखाया कि जो व्यक्ति जब सुबह आराम से माँ के लाड प्यार से 8 बजे 9 बजे 10 बजे बच्चा उठता था, वो फौज ने 4 बजे उठना सिखा दिया। वो बच्चा जो बड़े बड़े बाल बड़े बड़े हेयर स्टाइल रखता था उसको जीरो कट करा दिया। जो बच्चा कभी कुछ भी गाली गलौज में कहीं पे भी बात कर लेता था उसको तरीके से बात करने का सलीका सिखा दिया फौज ने। जो बच्चा अपने माँ बाप के पैसे अनाप शनाप तरीके से खर्च करता था उसको पैसे सही तरीके से निवेश करना सिखा दिया। उस भारतीय नौसेना ने डिसिप्लिन सिखा दिया, पंक्चुअलिटी सिखा दिया। और सही मायने में अगर बोला जाए तो अगर मैं डायमंड का प्रमोशन ले रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कर पाया हूं, तो उसमें 99% श्रेय जाता है भारतीय नौसेना का। और बोले 100% तो 100% श्रेय जाता है, क्योंकि पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और कुछ कर गुजरने की ताकत, एनर्जी सब भारतीय नौसेना ने सीखी। तो एक बार फिर से जोरदार ताली हमारी भारतीय नौसेना। जब सरकारी नौकरी मिलती है तो पता है, ऐसा गांव में आज भी बोला जाता होगा पता नहीं, लेकिन जब मैंने 2000 में ज्वाइन की तो माना जाता था कि सरकारी नौकरी मिल गई तो लगता है कि भगवान मिल गया, होता है ऐसा। तो जब सरकारी नौकरी मिल गई तो बीवी मिलना भी आसान था, क्योंकि वो जो बेरोजगार लोग को सब कुछ मिल जाता है, दुख मिलते हैं, परेशानियां मिलती हैं, लेकिन बेचारों को बीवियां नहीं मिल पाती। तो जब नौकरी मिल गई तो बीवी मिलने का मौका मिल गया। और मौका ये मिला कि माँ बाप ने नहीं चुना बीवी को, मैंने खुद अपनी बीवी को चुन लिया और लव मैरिज कर ली। सो थैंक यू संध्या, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी अर्धांगिनी, मेरी होल सोल बनने के लिए, सोलमेट बनने के लिए। एक बार जोरदार तालियां मेरी वाइफ के लिए, अर्धांगिनी के लिए। पति तो बन गया था, लेकिन जिंदगी में आगे और भी कुछ करना था। तो मैं नेवी की नौकरी करते करते पैसे कमा रहा था, ठीक ठाक पैसे कमा रहा था, जिंदगी सही चल रही थी। लेकिन एक बात समझ में आ गई थी कि नौकरी जो है कम कभी पड़ेगा नहीं, लेकिन नौकरी जो है ज्यादा कभी मिलेगा भी नहीं, ये बात समझ में आ गई थी। तो मुझे लगा कि चलना नौकरी ने सिखा जरूर दिया है, लेकिन अपने एक बॉन्ड के बाद जब मेरा जहां पे कर्तव्य खत्म हो जाएगा भारतीय नौसेना के साथ, मैं दौड़ना शुरू करूंगा। और मैंने हाथ थामा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और एक बार जोरदार तालियां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। और उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने, पति तो नेवी ने बना दिया था, क्योंकि नेवी के कारण ही पति बनने का मौका मिला, लेकिन शुक्रिया अदा करता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और इवॉल्व का, जिसने इस पति को करोड़पति बना दिया। काम करना शुरू किया, नेटवर्क बिल्ड किया। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझको सबसे बड़ा जो सहयोग मिला, द वन एंड ओनली माय ग्रेट डायरेक्टर, विजनरी डायरेक्टर, यंग, डैशिंग, इनके बारे में जितने भी शब्द बोले जाए, एक बार जोरदार तालियां हमारे अंतरिक्ष राणा सिंह के लिए।
आप जितना सुनते हैं उससे पहले तो देख कर ही समझ में आ जाता है। अंतरिक्ष जब स्टेज पे आते चल के आज लगता है यार ये डायरेक्टर क्या शानदार कंपनी को लेके जाएगा, ऐसा लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? तो एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर, रॉयल सैल्यूट टू यू। सिस्टम मिला, कंपनी में काम करने का मौका मिला, और जब देखा कि डायरेक्टर भी ठीक है, कंपनी का प्लान भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, काम कैसे किया जाए, बिकॉज मुझे भी तो कोई गुरु चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं द ग्रेट वन एंड ओनली जय सर का, जो मुझको गुरु के रूप में मिले, एक भाई के रूप में मिले, एक दोस्त के रूप में मिले, और इतना बेबाकी से, इतने मोहब्बत से गाइड किया कि आज ये मोहब्बत आप लोग को स्टेज में नजर भी आ रही होगी। थैंक यू सो मच जय सर। महेश सर कहाँ गए? जब कभी हौसला डाउन होता था, कभी निराशा होती थी, क्योंकि बिजनेस है, अप डाउन तो चलते हैं जिंदगी में, तो एक आदमी का चेहरा देख लो तो आप उछलने लगोगे। वो कौन है? द वन एंड ओनली जोश मशीन ऑफ इवॉल्व, महेश गोयम सर। थैंक यू सो मच। उसके बाद सबसे बड़ा शुक्रिया अगर मैं करूं तो मेरी प्यारी सी टीम का। उस टीम के मेरे बहुत बड़े बड़े स्तंभ हैं। नीरज पटेल जी के लिए जोरदार तालियां, जो आने वाले टाइम में डायमंड बनने वाले हैं। अनिल गुप्ता, वो भी डायमंड बनने वाले, मेरा छोटा भाई भी है। प्रदीप हो गए, अनिल लहंगीर हो गए, विष्णु हो गए, ऐसे और भी लोग हैं। लेडीज महिलाएं बहुत सारी हैं, सीता रेखवार, सीता गिरी मैडम, दुर्गा मैडम, दीपिका मैडम, अंकिता मैडम, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया और यहां तक पहुंचाया। उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। लेकिन इन सब के बावजूद आपको अगर सफर में आगे बढ़ना है और डायमंड तक का तमगा हासिल करना है या इससे आगे तक जाना है, आपको बहुत सारे पड़ाव हासिल करने पड़ेंगे। पड़ाव कौन से आते हैं? दिक्कतों के। आप में से बहुत लोग अक्सर ये बोलते हैं कि सर ये आप यहाँ पर सूट पहन के आ गए, यहाँ पर जय सर सूट पहन के आ गए, महेश सर सूट पहन के आ गए, और ये कपिल ठाकुर जी सूट पहन के प्रमोशन ले रहे हैं। सर हम क्या बताएं, हमने अपनी जिंदगी में कितने कोड़े, कितने छाले सहे हैं, कितनी हमारी पीठ में वो चाबुक के निशान है, हम कैसे बताएं? सर आप तो कोट पहन के घूम रहे हैं, हमने कितने लांछन हैं, हमने कितने रिजेक्शंस हैं। लगता है कि नहीं लगता ऐसा लोगों को? अगर आपको लगता है ऐसा कि आपकी पीठ पे कितने कोड़ों के निशान हैं, आप कितने रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं, तो मेरे भाई सूट उतारने भर की देर है, पीठ दिखा देंगे, छालों के निशान हमारे भी हैं। बस उस कोड़े और छालों को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम बर्दाश्त कर ले रहे हैं। ये बिजनेस अटैक करने का नहीं है, याद रखें। लाइफ में हमारे ये भी चीज मेरी फौज ने सिखाई है। हमारी फौज को डिफेंस क्यों बोला जाता है? व्हाई नॉट कॉल्ड अटैक? अटैक भी तो बोल सकते हैं, बट डिफेंस क्यों बोला जाता है? डिफेंस इसलिए कि पहले तो हम मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। हम किसी पर भी कोई भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमला करेगा तो जवाब जरूर देंगे। तो वो डिफेंस ने सिखाया डायरेक्ट सेलिंग में कि यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। आप बर्दाश्त करो लोगों को। कोई आपकी फप्तियां कसेगा, मजाक उड़ाएगा, कुछ भी करेगा, आप बस उनको सहते जाओ और निरंतर लगातार आगे बढ़ते जाओ, सहते जाओ, निरंतर लगातार आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। एक दिन वो होगा जिस दिन मंच में आपका नाम डायमंड के रूप में बुलाया जा रहा होगा और आपका सम्मान दिया जा रहा होगा। तो कितने लोग ये बर्दाश्त कर सकते हैं? कर सकते हैं बर्दाश्त? तो मैं आपको आज अध्यात्म में भी लेकर जाता हूं। आज से 5000 वर्ष पुराना भगवत गीता का पाठ आपके सामने रखता हूं। उसकी एक अध्याय आपके सामने रखता हूं, 11वां अध्याय। उस 11वें अध्याय का नाम किसी को पता है? विश्वरूप दर्शन। क्या है वो? विश्वरूप दर्शन। विश्वरूप दर्शन का मतलब यह था कि उससे पहले 10 अध्याय तक अर्जुन जी को कृष्ण भगवान की कोई बात समझ में ढंग से नहीं आ रही थी। यही था ना सर? वो हर बार बोल रहे थे मैं अपने लोगों पे हथियार कैसे उठाऊं, मैं ये कैसे करूं, ये काम नहीं मुझे करना चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता। हर बार उनका प्रश्न था, और उनके हर प्रश्न का लगातार प्रभु श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? जवाब दे रहे थे। और जब विश्वरूप दर्शन वाला अध्याय आया तो श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाया। क्या दिखाया? विकराल दिव्य नेत्र दिए अर्जुन जी को। पूरे महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी को देखने का मौका मिला कि वो श्री कृष्ण जो सारथी बने हुए, वो सिर्फ सारथी नहीं है, वो रथ नहीं चला रहे, वो पूरी दुनिया चलाते हैं, वो पूरी सृष्टि चलाते हैं। पूरा विकराल रूप, पूरी सृष्टि उनमें रचती बसती है।
जब उन्होंने ये देखा तो उसके बाद अर्जुन जी को क्या समझ में आया? अर्जुन जी को उस विश्व रूप प्रदर्शन में कृष्ण भगवान की सारी बातें समझ में आने लगी, क्योंकि उन्होंने क्या देख लिया? जो कर रहा है, जो करवा रहा है, वो यही करा रहा है। तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये मेरा गुरु है, ये जो करा रहा है बिल्कुल सही करा रहा होगा, क्योंकि यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही इसी के अंदर सृष्टि रचती बसती है। उसने बिल्कुल अपने आप को अनकंडीशनली अर्जुन जी ने समर्पित कर दिया। किसके प्रति? प्रभु श्री कृष्ण के प्रति। और उसके बाद आज फिर वापस आते हैं इस जगह पर। यहां पर भी आपको आज भगवत गीता का 11वां अध्याय तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वाला 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन करा दिया जा रहा है। आज आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए होंगे, सारे सवाल खत्म हो गए होंगे। मुझसे नहीं हो सकता सर जी, मुझे 4 लोगों ने मना कर दिया सर जी, वो मेरी बात नहीं सुनता सर जी, मेरे घर वालों ने मना कर दिया सर जी। और जब आपने अपने प्रमोशन देखा, कपिल ठाकुर जी का हमारा प्रमोशन देखा, तो हमारी जिंदगी भी तो ऐसे जुड़ी है। बोलते चैरिटी बिगिंस एट होम, तो रिजेक्शन बिगिंस एट होम ऑल्सो। अगर चैरिटी घर से शुरू होती है तो रिजेक्शंस भी घर से शुरू होते हैं। मैंने बड़े से बड़े यूट्यूब के सब्सक्राइबर वाले लोगों को देखा जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं। मैंने ऐसे इंस्टाग्राम वाले लोगों को देखा जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। लेकिन मजे की बात मालूम है क्या है? शुरुआती दौर में उनके घर वालों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उनके घर वालों ने फॉलोअर नहीं बने। हकीकत है ये। तो सबसे पहले रिजेक्शन कहां से मिलेगा? घर से मिलेगा। तो आपने आज यहां पर ये माहौल देख लिया। वापस भगवत गीता पे जाते हैं। जब अर्जुन जी ने देख लिया श्री कृष्ण सीधे क्या है, साक्षात क्या है, भगवान है। अब नकुल सहदेव अगर उनके पास आते हैं और उनको बोलते भ्राता रथ को थोड़ा आगे लेके चलो, तेज लेकर चलो, नहीं तो हम युद्ध हार जाएंगे, अपने सारथी पे कंट्रोल करो, क्या अर्जुन नकुल सहदेव की बात मान सकते हैं? क्या सारथी पे कंट्रोल कर सकते हैं? अर्जुन जी वापस बोलते हैं बेटा जो रथ चला रहा है वो रथ नहीं चला रहा, वो दुनिया चलाता है। नकुल सहदेव के पास तो दिव्य नेत्र नहीं थे, उसको नजर नहीं आया। वो बोलते क्या बात कर रहे हो भ्राता, जल्दी से रथ को आगे लेके चलो, तो हम युद्ध हार जाएंगे। लेकिन कितना भी नकुल सहदेव उसको समझाने की कोशिश कर ले कि यू हैव टू कंट्रोल योर सारथी, लेकिन वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सच्चाई पता है। ऐसे ही आज आप में से कितने लोगों ने विश्व रूप दर्शन कर लिया डायरेक्ट सेलिंग का? बताइए मुझे, खुल के बताइए कितने लोगों ने दर्शन कर लिया है कि आज के बाद इस हॉल से बाहर निकलने के बाद लाइफ में कितने भी चिंटू पिंटू कोई भी मिले मुझे, नेगेटिव अगर करेगा तो मैं कसम खा के बोलता हूं मैं कभी उनसे नेगेटिव नहीं होऊंगा। कितने लोग हैं ऐसे? क्योंकि मैंने जो प्रमोशंस देख लिए, जो ताकत डायरेक्ट सेलिंग की देख लिए, जो ताकत इवॉल्व की देख लिए, जो ताकत डायमंड शिफ्ट की देख लिए, वो ताकत वो लोग नहीं देख पा रहे जो मुझको नेगेटिव कर रहे हैं। और जो नेगेटिव कर रहे हैं वो गलत नहीं है। अगर नेगेटिव करने वालों से आप नेगेटिव हो रहे, गलती आप कर रहे हैं। इतना बड़ा माहौल देखने के बाद भी अगर आप लोगों की बात सुन के नेगेटिव हो रहे हैं, तो गलती वो नहीं कर रहा जो आपको नेगेटिव कर रहा है, गलती आप कर रहे हो। ये सब देखने के बाद भी आप उनकी बातों पे क्यों आ रहे हो? तो आज के बाद ये काम करेंगे, कोई भी आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। ये कसम खाते हैं इस बात की। आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फॉलो योर कोच। आपको किसको फॉलो करना है? आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो आप अपने आप को समर्पित कर दो। इस दुनिया में जितने भी अमीर अमीर लोग हैं, आप क्रिकेट की फील्ड में जाओ तो सचिन तेंदुलकर का भी सर आचरेकर कोच है कि नहीं? महेंद्र सिंह धोनी का भी कोच था कि नहीं था? हर व्यक्ति का अपनी जिंदगी में एक कोच, एक आदर्श है। तो आपको अपना एक कोच चुनना पड़ेगा जिसके प्रति आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। कितने लोग ये काम कर सकते हैं? लेकिन डाउट ये होता है कि कोच जब लगातार आपके संपर्क में रहता है तो वो बोला जाता है ना, किताब का लिखा अक्षर आंखों के बेहद करीब लाने पर धुंधला धुंधला नजर आने लगता है। किताब यहां से पढ़ी जाए तो अच्छे से पढ़ी जा सकती है, लेकिन आंखों के करीब लाते तो क्या हो जाता है? सारे अक्षर क्या दिख रहे होते हैं? धुंधले हो जाते हैं। ऐसे जब कोच यहां पर होता है, अपलाइन यहां पर होता है, सब कुछ बात मानी जा रही होती है, लेकिन अपलाइन जब लगातार उसके साथ बाइक से भाग रहा होता है, दौड़ रहा था, प्लान दिखा रहा होता है, तो ये रिलेशनशिप यहां पर आ जाता है। तो रिलेशनशिप क्या दिखने लगती है? धुंधली। अगर आपको रिलेशनशिप को सही करना है, किताब के लिखे अक्षर को सही से पढ़ना है, तो वापस कहां पर लानी है किताब? यहां। अगर आपको अपने अपलाइन को सीरियसली फॉलो करना है
तो वापस रिलेशनशिप को कहां पर लाना है? यहां से दिखता है मुझे, यहां से मेरा अपलाइन समझ में आता है। मैं अगर उसके साथ डांस कर रहा हूं, मस्ती कर रहा हूं, उसके बाद अपलाइन बोलता है कल से जाके प्लान दिखाना है, तो ये नहीं बोलना अरे सर डांस ही करते हैं, नहीं, तुरंत खत्म। जब डांस कर रहे थे यहां पे और जब उसने बोला प्लान दिखाना है यहां पर, जी सर कल से काम करूंगा, कल से आग लगाऊंगा नेटवर्क में और ताकत बढ़ाऊंगा, सर आपकी तरह मैं भी आके डायमंड का प्रमोशन लूंगा। एक कहानी से बताने की कोशिश करूंगा, फिर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा क्योंकि शो आगे बहुत बाकी है। एक गड्ढे में एक जानवर पड़ा हुआ है। हेलो, एक गड्ढे में एक जानवर पड़ा है, वो गधा है घोड़ा है वो आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि मैं किसी को कुछ बोलूंगा तो गलत लगेगा, जानवर की भी बुराई नहीं कर सकते। एक जानवर गड्ढे में पड़ा हुआ है और उसको बचाने को जब वो तड़प रहा है ऊपर आने के लिए, एक व्यक्ति बगल से गुजरता है और वो देखता है कि जानवर लगभग फंसा हुआ है गड्ढे में, तो वो बोलता है मैं तुझे बचाने की कोशिश करता हूं। तो वो 4-5 लोगों से मिलकर क्या करता है, एक रस्सी जुगाड़ करता है। क्या करता है कि मैं रस्सी फेंकूंगा और वो जानवर रस्सी पकड़ेगा, अपने पेट में बांधेगा और मैं उसको खींच लूंगा। तो वो जब पहले तो वो जानवर बड़ा हाथ पांव मार रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति रस्सी फेंकता है और जानवर के बनती है रस्सी, तो जब वो खींचना शुरू करता है तो मालूम है जानवर क्या करता है? आप बताना वो जानवर है क्या? वो जानवर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। अब तू ही ताकत लगा, तू ही खींच, मैं तो रिलैक्स हो गया। अब वो जानवर गधा है घोड़ा है? क्या है वो? गधा है, गधा है। ऊपर से आदमी बोलता है भाई ताकत लगा ताकत लगा, वो बोलता है इसको क्या पता चलता ताकत, हल्का फुल्का हाथ में मारता है ताकत लगा रहा हूं जी, ड्रामा करता है और वो ताकत नहीं लगाता। वो वापस वो कोशिश करता है, ताकत नहीं लगाता है। ऊपर वाले को बात समझ में आ जाती है कि इस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि अब सारा काम मैं ही परोस कर दूंगा। वो पकड़ता है रस्सी और ऊपर कहां से फेंक देता है? कहां फेंकता है? वापस गड्ढे पे फेंकता है। बेटा मैं तेरे को आगे बढ़ना सिखा सकता हूं, बढ़ना आगे तेरे को खुद है, मैं बचाने की कोशिश कर सकता हूं, बचना तेरे को खुद है। तू बचना ही नहीं चाहता, मर इसी के अंदर, मर इसके अंदर। यह काम करता है अपलाइन। अपलाइन आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ताकत लगाता है, पूरी हिम्मत दिखाता है, लेकिन अगर आप रिलैक्स हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको अपलाइन आगे नहीं बढ़ा पाएगा। वो क्या करेगा? रस्सी फेंकेगा और वो अपलाइन डाउनलाइन अपलाइन के लिए क्या कहलाएगी? कौन सा जानवर कहलाएगी? हमें क्या बनना चाहिए? अपलाइन का डाउनलाइन गधा वाला या घोड़ा वाला? घोड़ा। अब घोड़े वाली कहानी सुनाता हूं। फिर गड्ढा है, जानवर पड़ा है गड्ढे में, एक व्यक्ति गुजर रहा है और जानवर बोलता है बचा लो मालिक, बचा लो मालिक, बचा लो, गड्ढे में मर जाऊंगा मैं। मालिक बोलता नहीं नहीं मैं तेरे को बचाऊंगा। बोला मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, प्लीज बचा लो, बाहर निकाल लो, गड्ढे से बाहर निकाल लो। बोला ठीक है तू संयम रख, धैर्य रख, मैं तेरे को बचाऊंगा आगे, और जैसा मैं बोलूंगा वैसी बात मान लेना। बोलता ठीक है मालिक, अब आपके अलावा तो मेरी जिंदगी में कोई है नहीं, आप मुझे जो भी करोगे मैं तैयार हूं। ऐसे ही डाउनलाइन हमेशा अपलाइन को बोलता है कि नहीं इनिशियल फेजेस में, अरे अपलाइन सर, गुरुदेव सर, कुछ भी करो सर, आपकी हर बात मानूंगा। और 4 दिन 14 दिन और 40 दिन के बाद कहानी बदल जाती, बदलती कि नहीं? तो वो व्यक्ति बोलता चल तू वेट कर मैं आ रहा हूं। वो जाता है बगल में, देखता क्या करूं गड्ढे में क्या करूं, तो दिमाग लगाता है, बोलता है यहां मिट्टी पड़ी बहुत सारी। वो आता है फावड़े से मिट्टी लाता है और धीरे धीरे कहां डालना स्टार्ट करता है? गड्ढे में डालना स्टार्ट करता है। वो जो नीचे जानवर था, अब बताना वो गधा है घोड़ा है? वो जानवर बोलता है ये व्यक्ति तो मुझे मारने आया है, ये तो मुझे दफनाने आया है। सही बात है। और जबकि उस आदमी ने क्या बोला था? जैसा मैं करूंगा बस मेरी बात सुनते रहना। बोलता ये तो मारने आया है मुझे। तब वो समझाता है मैं तुझे मारने नहीं आया, मेरी बात सुन। बोला बताइए। बोला मैं मिट्टी डालता जा रहा हूं, इस मिट्टी को झाड़ते जाना। जब तू मिट्टी झाड़ते जाएगा तो तेरा लेवल ऊपर आता जाएगा, जब तेरा लेवल ऊपर आता जाएगा इस मिट्टी से तू बाहर निकल जाएगा।
जिंदगी के जब तमाचे पड़ते हैं ना रिजेक्शंस के, हम हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे मेरे भाई, उस मिट्टी गिरने पर उसके भी तमाचे पड़ रहे थे। मिट्टी साफ कर रहा था, पीछे डाल रहा था, मिट्टी साफ कर रहा था, पीछे डाल रहा था, मिट्टी साफ कर रहा था, पीछे डाल रहा था, धीरे धीरे उस गड्ढे से बाहर निकल गया। रिजेक्शन फेस करते जाओ, रिजेक्शन फेस करते जाओ, अपलाइन को फॉलो करते जाओ। एक दिन आपका भी प्रमोशन यहां पर दिया जा रहा होगा, लिया जा रहा होगा। बस अपनी बात को इस बात से खत्म करता हूं कि बहुत आसान नहीं है यहां पे डायमंड बनना, लेकिन अगर तरीका फॉलो कर लोगे तो मुश्किल भी नहीं है। इस मंजिल को पाने में निश्चित ही कठिनाई सहनी है। मंजिल कौन है? ये डायमंड शिप, ये सक्सेस अचीव करना है जो। इस मंजिल को पाने में कठिनाई सहनी है, पर जिस दिन तू ये पालेगा, ये दुनिया पक्का तुझसे कहनी है। तू गिरा मगर फिर संभल कर खड़ा हुआ, तू गिरा मगर फिर संभल कर खड़ा हुआ। तू जिस हिम्मत से शुरू हुआ, तू आज भी उस पर अड़ा हुआ। तेरे इस विश्वास को हम आज नमन सब करते हैं, तेरे इस विश्वास को हम आज नमन सब करते हैं। गर्व है ऐसे व्यक्ति पर जो कैसे भी हो अपनी मंजिल हासिल करते हैं, अपनी मंजिल हासिल करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल।